मैं जेएनयू पहुंचा। प्रोफेसर मजूमदार की बाबत मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम पड़ा कि वो 9:30 बजे यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे, जबकि तब अभी 8:30 बजे थे। लेकिन साथ ही ये भी मालूम पड़ा कि उनके आवास यूनिवर्सिटी परिसर में ही था। मैं उनके फ्लैट पर पहुंचा। प्रोफेसर साहब बहुत भले आदमी निकले। मेरे से मुलाकात के मामले में न सिर्फ उन्होंने कोई हुज्जत ना की, बल्कि बड़ी मनुहार से मुझे चाय पेश की। चाय पीते मैंने अपने आगमन का मंतव्य बयान किया। आप मिस्टर शिवमंगल तोशनीवाल से वाकिफ़ हैं? मैं बोला। उनकी बेटी सुरभि के कत्ल की खबर लगी आपको? हाँ भाई लगी। वृद्ध प्रोफेसर उदास भाव से बोले। अभी तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले एक म्यूचुअल फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया। बोला टीवी पर न्यूज़ थी। मैं तो मॉर्निंग में टीवी चलाता नहीं, इसलिए। आई अंडरस्टैंड सर। मिस्टर तोशनीवाल कल आपसे मिले थे? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? कब? सुबह 11 बजे के करीब यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफिस में पहुंचे थे। पौने घंटे के करीब मेरे साथ रहे थे। आमद की वजह क्या थी? तुम क्यों जानना चाहते हो? उसने वो सवाल खुंदक में या असहिष्णुता से नहीं पूछा था, किशोरों जैसी उत्सुकता से पूछा था। सर, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मैं डिटेक्टिव हूँ और इस मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ, और मेरी तफ्तीश के दायरे में हथप्राण का पिता भी आता है। ये रूटीन पूछताछ है। आप जवाब नहीं भी देंगे तो मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। वेरी नोबल ऑफ यू। नहीं, जवाब देने से मुझे कोई एतराज़ नहीं, ख़ासतौर से इसलिए भी क्योंकि मुझे यकीन है कि मिस्टर तोशनीवाल का अपनी बेटी की हौलनाक मौत से कोई लेना देना नहीं। इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है? तो क्या थी आमद की वजह? मिस्टर तोशनीवाल ड्रामा एंथुजियास्ट हैं। यहाँ जब किसी ड्रामे की तैयारी होती है तो वो तैयारी को सुपरवाइज़ करने के लिए, रिहर्सल में हेल्प करने के लिए गाए बेगाए आते रहते हैं। उनकी तरह कभी कभार उनका बेटा भी आता है और उनका बटलर भी आता है। बटलर? हाँ, देवीलाल नाम है उसका। बेटे की तो होगी कोई वजह, लेकिन देवीलाल किस लिए? मिस्टर तोशनीवाल के सहायक के तौर पर थिएट्रिकल मेकअप में, स्टेज लाइटनिंग अरेंजमेंट्स में हेल्प की ज़रूरत होती है ना। वो हेल्प मिस्टर तोशनीवाल को बेटा या बटलर या ये दोनों ही मुहैया कराते थे। तो इन कामों का मिस्टर तोशनीवाल को ज्ञान है? व्यापक ज्ञान है और तजुर्बा भी बहुत है। तभी तो हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए यहाँ आते हैं। आई सी। कल वो दोनों भी आए थे? नहीं, कल नहीं। कल उनमें से कोई नहीं आया था। कल तो सिर्फ मिस्टर तोशनीवाल आए थे। कब से आ रहे हैं? 3 साल हो गए हैं। यहाँ के ड्रामा ग्रुप में उनकी भारी रुचि है, इसलिए उनका रोल डोनर का भी है। कई प्लेस का फाइनेंस कर चुके हैं, कई स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस भी कर चुके हैं। क्या बात है! ऐसी दरिया दिली तो आज के ज़माने में दुर्लभ है, वो भी एक बिजनेसमैन की। भले आदमी हुए फिर तो। यस, नो डाउट। वैसे मिजाज के कैसे हैं? क्या मतलब? मतलब वायलेंट टेम्पर रखते थे, भड़काने वाला, आपे से बाहर होने वाला। तुम्हारे सवाल की मंशा क्या है? कुछ कुछ मैं समझ तो पा रहा हूँ, फिर भी साफ बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? एक्चुअली सर, साफ बोलना ठीक नहीं होगा। क्यों? आप खफा हो जाएंगे और जो मेहमान नवाजी मुझे हासिल है उससे महरूम कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। डू आई हैव योर वर्ड सर? यस। वो कत्ल कर सकते हैं? ये नाजायज़ सवाल है। वो क्या? हालात के हवाले कोई भी कत्ल कर सकता है। मैं भी, तुम भी, कोई भी। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जबकि मक्खी ना मार सकने के काबिल किसी शख्स ने हालात के हवाले होकर खून से हाथ रंगे। हाथ के हवाले होकर ना, मिजाज के बारे में क्या कहते हैं? जैसे मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, वैसे मिस्टर तोशनीवाल का मिजाज कातिलाना लगा था आपको कभी? बुजुर्गवार ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं फिर कठिन स्वर में बोले, मिस्टर तोशनीवाल जैसे कला प्रेमी शख्स की कल्पना बतौर कातिल मैं कर नहीं सकता।
यस, ज़रूर नहीं कर सकते होंगे, लेकिन एक जनरल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनके मिजाज की आपने क्या रीडिंग की थी? इन जनरल? हाँ। हाँ। देखो भाई, तोशनीवाल सेल्फ मेड मैन है। जिस ऊंचे मुकाम पर वो इस घड़ी है, उस पर वो खुद अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से पहुंचा है। इसलिए अपनी हस्ती का, अपनी हैसियत का उसे बड़ा मान है, बड़ा गुमान है। और इसी वजह से मिजाजी भी है। टोका टाकी से, दखल अंदाजी से भड़कता है तो ऐसी बेजा हरकत भी कर बैठता है जो उस जैसे बड़े बाहैसियत, बारसूख आदमी को नहीं करनी चाहिए। मसलन पिछली बार रिहर्सल में एक लड़का बार बार गलती कर रहा था तो उसे थप्पड़ मार दिया। बट दिस ओनली इज़ बैड बिहेवियर, irresponsible behavior, not homicidal behavior. You understand my point? I think I do. मेरी स्टडी ये कहती है कि बदमिजाजी के 3 रंग होते हैं। पहला भड़काऊ, माचिस की तीली जलाओ तो लपट एकदम उठती है और फिर खुद ही मध्यम पड़ जाती है, बुझकर ख़त्म हो जाती है। पहला रंग ऐसा ही होता है। आदमी एकदम भड़कता है, यूं मन का गुबार निकाल लेता है तो फिर एकदम शांत भी हो जाता है। नो? यस यस। फिर मैंने जल्दी से जोड़ा, सर दूसरा? दूसरा विस्फोटक। इसको तुम पहले रंग का मैनी टाइम्स मैग्नीफाइड वर्जन कह सकते हो। इसमें आदमी की ज़ुबान भी जहर उगलती है और वो मरने मारने पर भी उतारू आता है। यानी जो सामने पड़ जाए विवेक खोकर उस पर हाथ उठा बैठता है। यूं आपे से बाहर होकर ज़रूरी नहीं वो मारता ही है, बल्कि मार खाता भी है, क्योंकि उसके विवेक पर पर्दा पड़ा होता है ना। इसलिए जो करता है अंजाम से बेखबर होकर और बेखतर होकर करता है। समझे मेरी बात? जी बिल्कुल। और तीसरा रंग पहले दोनों रंगों की चरम सीमा होता है। इसमें आदमी की पार्श्व प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, उसके भीतर का जानवर जाग जाता है और खुरेंजी और प्रतिकार के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझता। जो लोग कत्ल की, खून खराबे की वारदातों को अंजाम देते हैं वो तकरीबन ऐसे ही होते हैं, जिन्हें कि अपने किए का कोई पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि ढिठाई में, जिद में और कम अकली में, विवेकहीनता में समझते हैं जो किया ठीक किया। फांसी के फंदे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मजाल है अपनी करतूत पर पछता कर दिखाएं। वेरी वेल सेड सर। बहुत उम्दा तरीके से आपने बदमिजाजी को बयान किया। अब ये बताइए, इन योर कंसिडर्ड ओपिनियन मिस्टर तोशनीवाल किस कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट में। यानी भड़कते हैं लेकिन शांत हो जाते हैं। हाँ, ऐसा तो हर कोई होता है। हर कोई नहीं तो तकरीबन हर कोई होता ही है। यू सेड इट सर। और पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं जनाब, मैं और तो बस चाय का और सहयोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। मैं भीकाजी कामा प्लेस पहुँचा, जहाँ की तोशनीवाल एंटरप्राइजेस का ऑफिस था। जैसा कि मुझे अपेक्षा थी, ऑफिस में तोशनीवाल नहीं था। बाजरिया रिसेप्शनिस्ट हसीन, मैं उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी तक पहुँचा, जो कि हसीन तरीन निकली। इतनी कि चेहरे से नज़र हटाने पर भी हट नहीं रही थी। पता नहीं उसका FTB मटेरियल होना इत्तेफाक था या तोशनीवाल एंटरप्राइजेज में नौकरी पाने की वो प्राइम क्वालिफिकेशन थी। रिसेप्शन से मुझे मालूम हुआ था कि उसका नाम शिल्पी तायल था, और जो आपके लवर ऑफ ब्यूटी खादिम के दिल पर लेज़र बीम से एच हो गया था। शिल्पी तायल नाम के उस आँख के गोले की उम्र का मेरा अंदाज़ा 26-27 का था, लेकिन कमोबेशी सरासर मुमकिन थी। वो बैठी हुई थी और फिर भी फुट की गर्दन बता रही थी कि खूब लंबी थी। उसके चेहरे पर हर तरह का मेकअप था, जो कि इतनी दृढ़ता से किया गया था कि आसानी से मालूम ही नहीं पड़ता था कि लिपि पुती थी, सिवाय माथे पर लगी हरी बिंदी की। वजह शायद यही थी कि शायद उसकी पोशाक हरी थी। हकीकतन वो बिंदी नाम को ही थी, असल में बिदा था, पेप्सी की बोतल के ढक्कन के साइज़ का। विज्ञप्ति थी कैनी बॉल्स के लिए, वो निरामिष भोजन थी। भोजन तो बराबर थी, बस चलता तो वही हजम कर जाता, डकार न लेता। हो गया? वो विनोदपूर्ण भाव से बोली।
क्या? रसपान। बोनी कर ली है, अप्रूवल का ठप्पा जड़ लिया है, आगे देखेंगे। वो दांतों में निचले होंठ दबाकर हंसी। देखेंगे ना? मैं आशापूर्ण स्वर में बोला। देखेंगे। गुड, आई लाइक इट। अब बोलो, चांद का टुकड़ा हो या चांद तुम्हारा टुकड़ा है? वो फिर हंसी। बिल्कुल कैटरीना कैफ लग रही हो। हो माय गॉड। क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? मवाली लोग कैटरीना कैफ को उठाने आएंगे, मेरे को उठा के ले जाएंगे, ये हुआ। जैसी खूबसूरत थी वैसी ही हाजिर जवाब भी थी, एन रजनी जैसी, इसलिए पहली निगाह में भाग गई। रहती कहाँ हो? चित्तरंजन पार्क। अरे, इतनी खूबसूरत हो के पार्क में रहती हो? हाँ, वहाँ के एक फ्लैट में। ओ, मैं भी तो कहूँ, अपना है? नहीं, किराए का है। पड़ोस में वैसे कोई फ्लैट खाली है? पता नहीं, शायद हो। क्यों पूछ रहे हो? मैं लूँगा ना किराए पर, ताकि पड़ोस में बस सकूँ। हो, लाइन मार रहे हो? 30 years एक्सपीरियंस है जी। इतनी तो तुम्हारी उम्र नहीं लगती। इतनी ही है। यानी कि पैदा होते ही सीख लिया ये कारोबार। हुनर, आर्ट, तभी तो मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। लाइन मारने के मामले में इंग्लैंड अमेरिका तक मशहूर हूँ। आपका ये गोल्ड मेडलिस्ट लेटेस्ट बॉयफ्रेंड। खामखा। ओके, खाली फ्रेंड। अरे भाई, कुछ फुट होल्ड तो बनाने दो। फुट होल्ड नहीं तो टो होल्ड तो बनाने दो। वो फिर हंसी, इस बार अभिसार के वादे जैसी हंसी। बचपन से दो ही ख्वाहिशें थी, एक ताजमहल देखने की और दूसरी ताजमहल जैसी हसीन तरीन मलिकाए हुस्न प्राइवेट सेक्रेटरी के रूबरू होने की। तो दूसरी आज पूरी हो गई। अब पहली पहली परसों पूरी हो गई थी। होके आया ना आगरा। यानी कि अब कोई ख्वाहिश आपकी बाकी नहीं। यू सेड इट माई डियर। फिर खामखा जीते रहने से क्या फ़ायदा? तुम्हारी इस बात में दम है, सोचूंगा इस बारे में। मिस्टर कोहली, आप बेहद हाजिर जवाब आदमी हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। इस बारे में भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपको अपना वक्त ज़ाया करने में कोई गुरेज नहीं, परहेज़ नहीं। लेकिन मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ। मैं यहाँ मुलाजिम हूँ। मालिक होती तो पॉइंट टू पॉइंट आपकी वर्बल डुएल करती। ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तुम्हारे एम्प्लॉयर की मैं भी संजीदा हुआ। कल की ऑफिस रूटीन की फुल डिटेल चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बता सकती। बता सकती हो, मुझे अथॉरिटी है जानने की। ओके, और किसने दी अथॉरिटी? तुम्हारे एम्प्लॉयर ने। कब? आज सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं वसंत कुंज उनके दौलत खाने पर जाकर उनसे मिला था। उसके चेहरे पर विस्मय के भाव आए। और बतौर पीडी उन्होंने मुझे एंगेज किया था। ऐसा था तो जो कुछ मेरे से पूछ रहे हैं वो उन्हीं से पूछा होता। पूछा था, जवाब भी मिला था। तो फिर मैं जवाब को क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। ओह, तो सुनिए, मिस्टर तोशनीवाल कल सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचे थे, जो कि उनके ऑफिस पहुँचने का हमेशा का टाइम है। 11:15 तक यहाँ ठहरे थे, जिसके दौरान उन्हें कुछ रूटीन ऑफिस वर्क किया था और एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। फिर प्रोफेसर मजूमदार से मिलने के लिए जेएनयू के लिए रवाना हो गए थे और जहाँ से 12 बजे वापस यहीं लौटे थे। फिर ऑफिस वर्क में मशगूल रहे थे, लंच किया था और पोस्ट लंच 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। 3:45 के करीब ये बोल के यहाँ से निकले थे कि पीवीआर में कोई मूवी देखने साकेत जा रहे थे। दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। आई होप इट क्रॉस चेक। यस, इट इज़ वेरी वेल। उसने वही कुछ अशरशा दोहराया था जो मैं पहले उसके एम्प्लॉय से सुन चुका था। पता नहीं सब कुछ स्ट्रेट था, नॉर्मल था, या वो खासी पढ़ाई तोती थी। और कोई सेवा हो तो बताइए। है तो सही। मैं मुस्कुराता अब पलक उसे देखता बोला, लेकिन आप करेंगी नहीं। मिस्टर कोहली, प्लीज़। लड़की शरीफ भी हो तो बेहुदा इशारा झट समझ लेती है, जैसा कि उसने समझा था। चालू हो तो कहना ही क्या। ओके ओके, सहयोग का शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया रिसीव किया मुझे, थैंक्स अगेन। वेलकम। इस बात की मुझे खुशी हुई, साथ ही मलाल भी हुआ
कि तोशनीवाल एंटरप्राइजेस के हर विजिटर को आप ऐसे ही बढ़िया रिसीव करती होंगी। इट्स माई जॉब, माई ड्यूटी। मैं रोज़ आऊँगा और हो सका तो दिन में 2 बार। क्यों भला? कंफर्म करने के लिए ही कि ड्यूटी ही करती हो, कुछ और नहीं। ठीक है, आना। कुछ चैलेंज सा महसूस हुआ मुझे तुम्हारी आवाज़ में। रिसेप्शन नहीं लांघ पाओगे? यानी ठीक महसूस हुआ। उसने जवाब ना दिया। बड़े दर्शनीय अंदाज से वो अपने सामने टेबल पर पड़े कागज़ पर झुक गई। डोज काफ़ी हो गया था। एक आखिरी बात और है। फिर भी आदत से मजबूर मैं बोला, उसके बाद चलता हूँ। कहिए वो भी, बल्कि कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए। कहिए। तुम्हारी ड्रेस बहुत शानदार है। मेरे में बेड के पायताने फर्श पर ढेर हुई पड़ी और मैं भी बढ़िया लगेगी। क्या? कुछ नहीं, नमस्ते। मैंने रुखसत पाई। नो नॉनसेंस लड़की थी, बड़े साहब की मुंह लगी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ही ऊंचा उड़ने की आदी हो गई थी। समझती थी कोई सुधील कोहली उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता था। हजरात, नज़र और नसीब का इत्तेफाक ऐसा है कि नज़र को अमूमन वही चीज़ पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। क्या फ़र्क पड़ता है वैसे, समंदर में बहुत मछलियाँ थीं। बाहर आकर मैंने डायरेक्टरी इंक्वायरी से तोशनीवाल की कोठी की लैंडलाइन का पता किया और फिर उस पर कॉल लगाई। जवाब में मुझे देवीलाल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे खुद को जनवाया और बोला, पुलिस वाले अभी वहाँ हैं? जी हाँ है, जवाब मिला। इंस्पेक्टर यादव से बात करवाओ। वो तो यहाँ नहीं है। क्या, चले गए? हाँ ही नहीं। अच्छा, और सब इंस्पेक्टर गिरीश तोमर जो मेरे सामने वहाँ पहुँचा था? वो हैं, उन्हीं से बात करवाओ। तोमर लाइन पर आया। क्या बात है भाई, यादव साहब नहीं पहुँचे? मैं बोला। और पहुँचेंगे भी नहीं, अप्रत्याशित जवाब मिला। वजह? एक और कत्ल हो गया है। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसे ही तो दिल्ली रेप्स और मर्डर्स की राजधानी मशहूर नहीं थी। ऐसे ही तो दिल्ली का दूसरा नाम मौका वारदात नहीं था। कहाँ? मैं बोला। सिद्धार्थ एन्क्लेव में। वो कहाँ है? अरे रिंग रोड पर, आश्रम क्रॉसिंग के पास। ओह, किसका? सपना टाहिलानी नाम की एक औरत थी। नाम ने मुझे चौंकाया। पता बोलो। नहीं मालूम, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। चक्कर लगाना, जहाँ पुलिस का पब्लिक का जमघट दिखाई दे, समझ लेना वही पता है। ठीक है, शुक्रिया। सिद्धार्थ एन्क्लेव में मौका वारदात तक पहुँचने में मुझे कोई खास दिक्कत न हुई। वो एक आलीशान 12 मंजिला इमारत थी जिसके टॉप फ्लोर पर कत्ल की नई वारदात वाक़या हुई थी और जहां पहुंचने में मुझे मैजिक वर्ड यानी यादव का यार इस्तेमाल करना पड़ा। टॉप फ्लोर पर जो पेंथा हाउस अपार्टमेंट था वो भी इमारत जैसा ही बल्कि उससे ज़्यादा आलीशान निकला। वहाँ पुलिसियों का जमघट्टा था जिसमें यादव भी एक था। मुझे उस आलीशान फ्लैट की बेशकीमती फर्निशिंग का ऐसा बुरा हाल दिखाई दिया जैसा कि कल्पना करना मुहाल था। शायद ही कोई चीज़ थी जो वहाँ साबुत बाकी बची थी। शायद ही कोई चीज़ थी जो चाक चाक नहीं थी। किसी तीखी धार वाले औजार का किसी ने वहाँ बाखूबी इस्तेमाल किया था। कोई मैट्रेस, कोई पिलो, कोई कुशन काटे फाड़े उधोड़े बिना नहीं छोड़ा था। किस चीज़ की तलाश होगी आतताई को? मेरे मुंह से निकला। इंस्पेक्टर यादव ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। मिली होगी? उम्मीद नहीं। वजह? सोचो, मिल गई होती तो यहाँ की कोई तो चीज़ साबुत बची होती। ठीक, कत्ल कैसे हुआ? बताता हूँ, पहले तुम बोलो यहाँ कैसे पहुँच गए, बल्कि क्यों पहुँच गए? क्या ये मकतूला भी तुम्हारी क्लाइंट है? नहीं, मैं तो उसकी सूरत तक से वाकिफ़ नहीं। तो फिर इसका पहले सुरभि तोशनीवाल के कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता है? कैसे? छतरपुर में लाश के करीब श्यामली तोशनीवाल का जो पर्स पड़ा पाया गया था उसमें श्यामली को 5 दिन पहले लिखी सपना टाहिलियानी की चिट्ठी थी। यादव की सूरत पे ऐसे भाव आए जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। इत्तेफाक? वो बोला। इत्तेफाक हो सकता है। यहाँ के हालात इसके चोरी के वारदात होने की ज़्यादा चुगली करते दिखाई देते हैं। यादव साहब, चोरी कहीं यूँ तबाही नहीं मचाता, समझे।
चोर को कीमती हैंडी पोर्टेबल माल की तलाश होती है और इस तलाश को खामोशी से अंजाम दिया जाता है, ना कि वैसा धमाल मचाकर जो यहाँ मचा दिखाई दे रहा है। धमाल कवर अप भी हो सकता है। क्यों भला? होगी कोई वजह? शायद हो, लेकिन खाकसार की तुच्छ राय में तो चोर को यहाँ किसी खास ही चीज़ की तलाश थी। ऐसी चीज़ की जो कि साइज़ में कोई खास बड़ी नहीं थी और जो कि किसी पिलो में, कुशन में बाखूबी छुपाई जा सकती थी। और घुसपैठिया लगता है कोई अनाड़ी था, नौ सीखिया था, वरना यहाँ की इतनी दुर्गंध न हुई होती। यादव के होठों की बाईं को ज़रा यूं खींची जैसे कि मुस्कुराने लगा हो और फिर ख्याल बदल गया हो। यानी सरकार मेरा इम्तिहान ले रही थी, मेरी सोच, मेरी रीजनिंग को परख रही थी। अब ये तो बताओ, मैं बोला, कत्ल कैसे हुआ? गला घुटने से हुआ यार, रेशमी डोरी से, जैसे फैंसी पर्दों में या शलवार पेटीकोट जैसे गारमेंट्स में इस्तेमाल होती है। पहले कत्ल हुआ या कि ये उथल पुथल? अब कहना मुहाल है। अब हो सकता है कत्ल पहले हुआ हो और फिर कातिल ने अपना तलाशी का अभियान चलाया हो, या तलाशी जारी हो और वो ऊपर से आ गई हो। लाश और उसके आसपास के माहौल को देखकर तो लगता है कि उसने जान जाने से पहले काफ़ी हाथ पांव पटके थे। इस लिहाज से इस बात की ज़्यादा संभावना पड़ती है कि चोरी की अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए चोर खाली फ्लैट में घुसा था और उसकी बदकिस्मती से फ्लैट की मालकिन ऊपर से आ गई थी। वारदात की खबर कैसे लगी आपको? किसको लगी पहले? मेड को लगी, जो कि सुबह 7 बजे यहाँ आती है और शाम 7-8 बजे तक यहीं ठहरती है। लिव इन मेड या सर्वेंट कोई नहीं? ना, बस एक डे टाइम मेड ही हायर्ड हेल्पर थी जो मकतूला के साथ फ्लैट के में रहती थी और सारा कामकाज करती थी। मकतूला यहाँ पर अकेली रहती थी। मेड कहती है कोई कामकाज खास नहीं था, खुद उसके लिए भी दिन भर का कोई काम नहीं होता था। आई सी। अपने मुकर्रर टाइम पर वो यहाँ आई थी, बेडरूम में पहुँची थी तो उसने वहाँ मालकिन को मरा पड़ा पाया। अब कहाँ है वो? ऊपर छत पर भी एक कमरा है जो मकतूला के पोजीशन में है, वहाँ है। वो कमरा एक तरह से मेड के ही हवाले है। कहती है यहाँ कोई काम ना हो तो वो वहाँ जाकर रेस्ट करती है, टीवी देखती है। मैडम को ज़रूरत होती थी तो घंटी बजा कर बुला लेती थी। मैं उससे मिल सकता हूँ? क्या करोगे मिलकर? सर जी, जो करूँगा तुम्हारे सामने करूँगा। यादव के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव आए, फिर उसने सहमति में सर हिला दिया। थैंक यू सर जी। यादव के आदेश पर एक सिपाही मेड को वहाँ बुलाकर लाया। वो कोई 22-23 साल की सांवली लेकिन सुथरे नैन नक्श वाली लड़की निकली। वो साफ साफ भयभीत जान पड़ रही थी। उसकी निगाह बार बार उस बेडरूम के अध खुले दरवाजे की ओर उठ रही थी जो कि मौकाए वारदात था। तभी मेन डोर खुला और एक और व्यक्ति ने वहाँ कदम रखा। मैं उसको नहीं जानता था, उसका नाम मुझे नहीं मालूम था, लेकिन सूरज से वाकिफ़ था, इसलिए मुझे मालूम था कि वो पुलिस का फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट था। आता हूँ मैं अभी, यादव बोला और नवागंतुक के साथ वो बेडरूम की ओर बढ़ चला। पीछे मैं मेड की तरफ आकर्षित हुआ। नाम क्या है? मैं बोला। जी किरण। ऊंचा बोलो भाई। किरण। फुसफुसाहट से जरा ही ऊंची आवाज़ में उसने दोहराया। झारखंड से हो? हाँ। गुमला से? उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए और गायब हुए। हाँ। जैसे केरल नर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थी, झारखंड खासतौर से गुमला मेड स्टेट थी। कब से मैडम की सर्विस में हो? 5 साल से। मैडम कब से यहाँ पर रह रही थी? 5 साल से। यानी जब से मैडम यहाँ आकर बसी थी तभी से तुम्हारा उनका साथ था? हाँ। रोज़ क्यों आती जाती हो? जब ऊपर एक स्पेयर अलग कमरा है तो मैडम ने कभी नहीं कहा यहीं रहो? कहा, लेकिन ज़िद न की, शर्त ना लगाई। मैं करीबी अपनी मौसी के साथ रहती हूँ, मेरे को वहाँ वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। आई सी। लाश सबसे पहले तुमने देखी? हाँ। हमेशा की तरह सुबह तुम यहाँ आई थी, बेडरूम में गई थी, तो तुमने मैडम को वहाँ बेड पर मरी पाया था? बेड पर नहीं। नहीं? फर्श पर पड़ी थी, बेड के बाजू में, सर बेड के नीचे, बाकी बदन बाहर।
उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। ऐसा तो नहीं कि वो बेड पर पड़ी थी, लेकिन तुमने उन्हें हिलाया डुलाया ये जानने की कोशिश में कि नींद के हवाले थी, बेहोश थी या मर पड़ी, सो वो बेड से नीचे आ गिरी। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। वो रोने लगी, सुबकने लगी। किरण, तुम चाहती हो कि कातिल को उसके केक की सज़ा मिले? हाँ, दामुल झूले नाच मारा। तो काबू में करो अपने आप को और गौर से जो मैं पूछूं उसकी तरफ तवज्जो दो। उसका रोना सुबकना थमा। 5 साल से तुम यहाँ हो, इतने लंबे अरसे में तो तुम्हें यहाँ की पूरी पूरी वाकफियत को मालूम होगी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ जो मालकिन को मालूम वो तुम्हें मालूम? फिर तो मालूम होगा, नोट किया होगा कि यहाँ से क्या गायब है। मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? कि यहाँ से कुछ गायब है। मेरे ख्याल से तो कुछ गायब नहीं। अच्छा, यहाँ एक तिजोरी है बेडरूम में, दीवार से जड़ी, ऊपर मैडम की बड़ी वाली फ़ोटो, ताकि तिजोरी दिखाई न दे। अपना सब कीमती सामान मैडम उस तिजोरी में रखती थी। अगर वो तिजोरी टूटी नहीं पड़ी हुई, ऐसे ही जैसे। उसकी निगाह खामोशी से चारों तरफ घूमी। तुमने देखा नहीं वो टूटी पड़ी थी या नहीं? नहीं। तस्वीर, वो फ़ोटो तुम्हारी ज़ुबान में हटाकर उस पर निगाह तो डाली होगी? नहीं। नहीं? नहीं। तुमने बेडरूम में कदम ही नहीं रखा था? रखा था। लपक के मैडम के पास पहुंची थी, क्योंकि पहले मैंने यही समझा था कि मैडम सोते में बेड से नीचे आ गिरी थी और बेहोश पड़ी थी। मैंने मैडम की बाह को छू कर देखा था, उसे गर्म पाया था, इसलिए मुझे और भी लगा कि मैडम बेहोश थी। बाह को छुआ था? हाँ जी। क्यों? वो मैं मैडम को उठाकर वापस बेड पर लिटाना चाहती थी ना, लेकिन जब झुकी तो मुझे मैडम की गर्दन दिखाई दी और 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 गर्दन से लिपटी डोरी दिखाई दी। हलक से बाहर निकली, काली पड़ गई, फूल गई, जुबान दिखाई दी। देवा देवा रे! उसका शरीर पत्ते की तरह सर से पांव तक कांपा। मेरे को जाने दो साहब, नहीं तो मैं भी दरी गई, ढेर खत्म, मुझे जाने दो। ठीक है ठीक है। लेकिन उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव आए। लेकिन ऊपर ही जाना, जहाँ से अभी आई, घर नहीं चली जाना। उसने एक बार सहमति में सर हिलाया और फिर सिर नीचा किए बाहर को लपकी। तभी यादव वापस लौटा। बात कर ली मेड से? वो बोला। हाँ। कहाँ गई? जहाँ से आई थी, ऊपर। बड़ी जल्दी निपटा दिया। क्या हाथ आया? कुछ भी नहीं। पुलिस को लल्लू समझते हो? कुछ हाथ आना होता तो हमारे ना आया होता। ठीक कह रहे हो यादव साहब, सॉरी। ठीक है ठीक है। वो कहती थी उसने लाश को छुआ था तो गर्म पाया था। इसका क्या ये मतलब नहीं हुआ कि कत्ल बस उसके आगे आगे होकर ही हटा था? हुआ। फिर भी उसने ना कुछ देखा ना सुना? ऐसा ही था। न किसी और ने कुछ देखा सुना? हाँ। किसी ने यहाँ टॉप फ्लोर तक कोई आवाजाही भी ना नोट की? नहीं की, लेकिन। लेकिन क्या? कोहली, यहाँ जो लिफ्ट है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन नीचे लॉबी में गार्ड हमेशा होता है। वो कहता है कि 6:15 के करीब एक औरत यहाँ पहुँची थी और लिफ्ट में सवार होकर ऊपर गई थी। गार्ड कहता है कि नाहक उसकी निगाह इंडिकेटर पर थी और उसने लिफ्ट को ऊपर जाकर 10वीं मंजिल पर रुकते देखा था। 10वीं मंजिल यानी यहाँ से 2 मंजिल नीचे। हाँ, क्या समझे? वो यहाँ पैंथा हाउस की ही पैसेंजर थी, जानबूझकर 2 मंजिल पहले उतरी थी और फिर बाकी की 2 मंजिल सीढ़ियों के रास्ते तय करके ऊपर पहुँच गई थी। यस, काफ़ी समझदार हो। लौटी कब? अब गार्ड के मुताबिक 7 बजने से थोड़ी देर पहले। यानी वो गई और मेड आई। हाँ, यही समझ लो। कोई हुलिया बयान किया गार्ड ने? किया ना, बहुत बढ़िया बयान किया, बहुत एक्यूरेसी से किया। यादव साहब, लगता है पहचान में आ गई वो मॉर्निंग की मोहतरमा। यादव मुस्कुराया। कौन? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब जब असलियत का सोच सामने है तो क्या ख्याल जाहिर करूं? फिर भी क्यों कल पा रहे हो यार? यार, ओह सर जी, सर। बताता हूँ,
इसलिए नहीं कि तुम फरियाद कर रहे हो, अपना मतलब हल करने के लिए फर्जी फरियाद कर रहे हो। फर्जी? अरे नहीं नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं ये बता रहा हूँ कि शिनाख्त का ज़रिया गार्ड है। मैं नहीं बताऊँगा जो तुम जाकर उससे उस औरत का हुलिया निकलवा लोगे और फिर शिनाख्त कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। अब नाम तो ले लो, श्यामली तोशनीवाल। मुझे इसी बात का अंदेशा था। नाम सुनने से पहले ही मेरे जहन में बज रहा था कि क्या नाम सुनाई देने वाला था। फिल्दी रिच घरानों की मेम साहबान की अपनी शिनाख्त होती है, यादव कह रहा था। शक्ल भले ही भूल जाएं या मुकम्मल तौर से ना याद रहें, लेकिन हीरे जवाहरात की नुमाइश नहीं भूलती। खास तौर से रस भरी के साइज़ के हीरे की अंगूठी जो वो पहने थी। आई बात समझ में? आई तो सही। शिनाख्त में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कतई कोई गुंजाइश नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? तुम्हें नहीं मालूम या कबूल करते दिल हिलता है? ये क्या हुआ? यही कि दोनों कत्ल श्यामली तोशनीवाल ने किए हैं। मेरा सर स्वयमेव इनकार में हिलने लगा। अब छोड़ दो अपना नारा कि जो सुधीर का क्लाइंट है वो बेगुनाह है। यादव साहब प्लीज़ सुनो, मेरी बात सुनो ज़रा। कुछ है सुनाने लायक तो ही सुनाओ। शिनाख्त शक्ल से होती है, फेमिनिन डेकोरेशन से, जनाना लगदक से नहीं। श्यामली की शक्ल सूरत वाली, उसकी उम्र से मैच करती मैं 100 ऐसी औरतें पेश कर सकता हूँ जो श्यामली जैसे डायमंड्स पहनती हैं। 1000 कर सकते होंगे, 10,000 कर सकते होंगे, लेकिन क्या सब ये बड़े बड़े डायमंड वाली अंगूठी पहनने वाली, वो भी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, गले में नवरत्नों का हार पहनने वाली, कानों में डिस्क जैसे हीरो के टॉप्स पहनने वाली? अब ये सब भी मुमकिन है? तुम तो ऐसा ही कहोगे, क्लाइंट की पूंछ से जो बंधे हो। श्यामली सुबह 7:15 मेरे सामने वसंत कुंज अपनी कोठी पर पहुंची थी। 15 मिनट में यहाँ से वसंत कुंज नहीं पहुंचा जा सकता। पहुंचा जा सकता है। आजकल की सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग सड़कें खाली होती है। वसंत कुंज पहुंचने से पहले वो सफदरजंग की मोर्ग में थी। हमें नहीं मालूम वो कब वहाँ से निकली थी, मालूम करेंगे। और वो आदतन तेज़ गाड़ी चलाने से परहेज़ करती है। करती होगी। कल रात वो ड्राइव नहीं कर रही थी। छतरपुर वो तुम्हारे साथ पहुंची थी। वहाँ से तुमने उसे जहाँ भेजा था टैक्सी पर भेजा था। आप तो पंजे झाड़ के श्यामली के पीछे पड़े हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं है। जब उसकी यहाँ हाजिरी स्थापित हुई है, स्थापित तो नहीं हुई है, फिर भी आप समझते हैं कि हुई है, तो इसमें कुछ साबित होता है कि सिर्फ ये कि श्यामली यहाँ थी, उसने इस इमारत में कदम रखा था। क्यों रखा था? मॉर्निंग वॉक को निकली भटक गई थी क्या? मैंने बेचैनी से पहलू बदला। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं। मुंह बंद रखने का कोई और तरीका सोचो। और तरीका? सोच ही लोगे, आखिर टॉप के हरामी हो दिल्ली शहर के। वो तो मैं हूँ बराबर। आदमी का बच्चा हो तो टॉप का हो, वरना ना हो। मैं तुम्हें टोक नहीं रहा कोहली, क्योंकि दिख रहा है कि आजू बाजू की बातें करके झेप मिटा रहे हो। श्यामली यहाँ आई हो सकती है, शुक्र है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ उसने वही नज़ारा किया हो जो कि मेरी ने किया। क्या कहने! और इसी वजह से उल्टे पाँव वापस लौट गई। कोहली, 45 मिनट का वक्फा है उसके आवाजाही के बीच, इसको उल्टे पाँव लौटना बोलते हो? लाश देखकर बड़ों बड़ों के हवास उड़ जाते हैं। किसी आम शख्स की, वो भी एक औरत की, तो बात ही क्या। हो सकता है यहाँ से बाहर वो अपने होश ठिकाने लाने को रुकी हो और बड़ी देर में कामयाब हो पाई हो सकता है। वाह! यादव के सर में व्यंग का पुट आया। नहीं हो सकता तो वही नहीं हो सकता जो पुलिस कहती है, केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता है। यहाँ तक पहुँचने का लिफ्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? सीढ़ियाँ हैं ना? मैंने उनको लिफ्ट में शामिल करके सवाल किया था। लिफ्ट होगी तो सीढ़ियाँ तो होंगी ही। फायर एस्केप है। यहाँ तक पहुँचता? क्या मूर्खों जैसे सवाल हैं। और क्या रास्ते में ख़त्म हो जाएगा? फिर मकसद क्या रह जाएगा फायर एस्केप का? लॉबी में कोई गार्ड की निगाहों में आए बिना यहाँ कदम रख सकता है? नहीं रख सकता। क्यों नहीं? गार्ड हर वक्त लॉबी में होता है।
उससे कोई रिलीवर हासिल है? नहीं। तो फिर हर वक्त कोई माई का लाल अपने ठिकाने पर नहीं हो सकता। मैं बहस नहीं करना चाहता। ये बात उस औरत के वकील को समझाना। अब बोलना अदालत में उठाए। तिजोरी की क्या स्टोरी है? तिजोरी? वॉल सेफ मरने वाली की पोर्ट्रेट के पीछे? कौन बोला? मेड? हाँ, गलती की मैंने तुम्हें उसके साथ अकेला छोड़कर। क्या स्टोरी है? वॉल सेफ है और क्या? क्या बरामद हुआ? कुछ नहीं। वजह? खुल नहीं पा रही। काफ़ी कोशिश कर चुके हैं। हाई क्वालिटी आइटम है, इम्पोर्टेड। कोई स्पेशलिस्ट ही खोल सकता है, अभी मिला नहीं। पुलिस के महकमे में तो होगा नहीं। बकवास ना करो। पुलिस का काम मौका लगे तो तिजोरी साफ करना है, तिजोरी तोड़ना नहीं है। होता तो इस कैटेगरी में महकमे में बाकायदा वैकेंसी होती। कोहली, शट अप। सॉरी। बहरहाल तलाश जारी है। हाँ, कामयाबी की कोई उम्मीद? उसने संजीदगी से इस इनकार में सर हिलाया। कौन अपनी ज़बान कबूल करेगा? फिर बोला कि वो तिजोरी तोड़ है, सेफ बस्टर है, वो भी पुलिस के सामने। फिर भी कोशिश जारी है। हाँ, मालूम पड़ा है जामा मस्जिद के इलाके में ऐसे उस्ताद मिलते हैं। पता कर रहे हैं फिर भी। इस मामले में मैं कुछ मदद करूं तो? तुम मदद करो। तुम चब की कॉम्बिनेशन सेफ खोल सकते हो। मैं सोडे की बोतल के अलावा कुछ नहीं खोल सकता, लेकिन एक ऐसे शख्स से वाकिफ़ हूँ जो खोल सकता है। चब की वॉल सेफ? मौका दो खिदमत का। कोई भी सेफ वॉल्ट, भले ही रिजर्व बैंक का हो। बड़ा बोल रहे हो तुम। अरे आप एक बार मौका तो दीजिए, फिर फैसला करना कि बोल बड़ा है कि छोटा कि सच्चा। कौन है? हुनरमंद शख्स है, किसी वजह से मेरा एहसान मानता है, इसलिए मेरे एक इशारे पर दौड़ा आएगा। अरे नाम बोलो। नाम का कोई रोल नहीं यादव साहब, काम का रोल है। फिर भी बोलो। इमरान डिप्टी। वो चोर, सेंधमार, सजा याफ्ता मुजरिम। मैं खामोश रहा। वो तो मैंने सुना था मुंबई शिफ्ट कर गया था। यही है। लौट आया? कभी गया ही नहीं था। कमाल है। 3 साल पहले सुना था कि छोड़ गया दिल्ली हमेशा के लिए। पट्टा गया ही नहीं। फिर भी पुलिस को खबर नहीं लगी। मुखबिरों को, खबरियों को कसब करारा। वो आ जाएगा यहाँ मेरे बुलाने पर तो ज़रूर। अब पुलिस के सामने वॉल सेफ खोल के दिखाएगा। अब उस पर पुलिसगिरी ना आजमाने का वादा करोगे तो, वरना। मैं जानबूझकर खामोश हो गया। वरना क्या? यादव सख्ती से बोला। वरना मैं ही नहीं बुलाऊंगा उसे। क्या कहने, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा। फिलहाल तो होता दिखाई नहीं दे रहा। अब जब हमें मालूम पड़ गया है कि इमरान डिप्टी दिल्ली में ही है, तो पकड़ मंगवाएंगे। 2-4 दिन में शायद पता निकाल पाओ, तब मालूम पड़ेगा कि दिल्ली में था पर मैंने विशेष जोर दिया। तो ये बात है। क्या बात है? उसे खबर कर दोगे कि पुलिस को उसकी तलाश है। जिससे फेवर हासिल करनी हो ना सर, उसको फेवर मुहैया भी करानी पड़ती है। एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। मैं ऐसा हाथ कोहनी से अलग कर दूंगा। दूसरे से हाथ धोना तो क्या, कुछ भी धोने लायक नहीं छोड़ूंगा। हाकिम को, मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो आप। बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं पहले तुम्हें अंदर करता हूँ, फिर तलाश करवाता हूँ इमरान डिप्टी की। और चार्ज क्या लगाओगे? पहले पहला काम तो हो, फिर चार्ज भी सोच लेंगे। ठीक है? क्या ठीक है? डिप्टी को फिर भी नहीं ढूंढ पाओगे? परवाह नहीं, सेफ गैस कटर से भी खुल सकती है। शायद खुल सकती हो, लेकिन जिस चीज़ की कातिल को तलाश थी, फिर वो स्वाही मिलेगी। क्या बोला तुमने? यहाँ के बुरे हाल से साफ जाहिर हो रहा है कि कातिल की तलाश कामयाब नहीं हुई थी। लिहाजा वो चीज़ फ्लैट में कहीं थी तो वॉल सेफ में ही हो सकती थी, जिसकी या तो कातिल को खबर नहीं लगी थी या वो उससे खुली नहीं थी। वो चीज़ कत्ल को हल करने में बड़ा, बल्कि इकलौता क्लू साबित हो सकती है,
जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना या जिस तक फ़ौरन पहुंच बनाने की ज़रूरत को नज़रअंदाज करना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हिमाकत ही होगी। कोहली, समझदारी तो ना होगी, दानाई तो ना होगी। वो खामोश हो गया। उसके चेहरे पर दुविधा के भाव आए। वो खोल लेगा? आखिर बदले स्वर में बोला। हाँ। बड़े यकीन के साथ कह रहे हो? बिल्कुल। यकीन की वजह? बुनियादी यही कि चोर चोर मौसिर है भाई। हाकिम हो, मालिक हो, कुछ भी कह सकते हो। कितनी देर लगेगी उसको यहाँ पहुँचने में? बड़ी हद आधा घंटा। कहाँ से आएगा? मैं खामोश रहा। और कांटेक्ट ना हुआ तो? होगा। कोहली, यूं पुलिस की बाह मरोड़ना? मैं पुलिस की बाह नहीं मरोड़ रहा, बल्कि उस पर एहसान कर रहा हूँ। क्या कहने तुम्हारे? आई एम डूइंग अ फेवर टू द पुलिस सो दैट इन रिटर्न पुलिस में डू अ फेवर टू मी। है तो ये ब्लैकमेल ही, लेकिन ठीक है, बोला। ब्लैकमेल किसी हासिल की खातिर होती है ना? हासिल फेवर चाहता है ना? फेवर के बदले में यूं ही नहीं। अब बहस ना करो, बुला। सहमति में सर हिलाता मैं बाहर की ओर बढ़ा। कहाँ चल दिया? वो अपसंद भाव से बोला। मैंने जवाब न दिया। मैं उसके सामने मोबाइल पर नंबर पंच करता तो वो मोबाइल ही झपट लेता। अपनी कॉल से फारिग होकर मैं वापस भीतर पहुंचा। आ रहा है? उम्मीद में शक के तड़के के साथ यादव बोला। हाँ। आधे घंटे में? नहीं, उससे पहले। पक्की बात? हाँ। अब मैं लाश देख सकता हूँ? देखी नहीं अभी तक। चौखट से भीतर झांका बराबर। बेडरूम का हाल देखा, लेकिन लाश न देख पाया क्योंकि वो बेड की दूसरी साइड थी। जाओ देखो। मैं जाऊँ? क्यों? लाश से डर लगता है? उठ के लिपट जाएगी। नौजवान है। नहीं, 55 से ऊपर की जान पड़ती है। फिर तो डर लगता है, लाश से नहीं, उसके लिपट जाने के ख्याल से। कोई उम्रदराज औरत आज तक नहीं लिपटी ना मेरे से। अब इतने बुरे दिन नहीं आए इस पंजाबी पुत्तर के। वो हंसा। ठीक है, जा। भीतर जाकर मैंने लाश पर निगाह डाली। विभत्स नज़ारा था। उसका सर बेड के नीचे घुसा हुआ था, इसलिए खड़े खड़े उसको गर्दन से ऊपर नहीं देखा जा सकता था। खड़े खड़े जो मुझे दिखाई दिया वो ये था कि वो भारी भरकम रोली पोली औरत थी। झुककर देखा तो मैच करता डबल चिन वाला चेहरा दिखाई दिया, जो गले में तब भी मौजूद फंदे की वजह से और डबल हो गया जान पड़ता था। रेशम की डोर उसके गले की खाल में गहरी नहीं धसी थी, चमड़े को काट नहीं गई थी, लेकिन चमड़ी पर टोरी के साथ साथ एक नीली लकीर उभर आई साफ दिखाई दे रही थी। जबान मुंह से बाहर लटक रही थी और तब तक काली पड़ चुकी थी। आंखें कटोरियों से बाहर निकली हुई थी। उस नज़ारे से मुझे उबकाई आ रही थी। फिर भी मैंने और झुककर गले का मुआयना किया तो मुझे गले पर, सारी गर्दन पर खरोचों के निशान दिखाई दिए। इसी के बनाए बने, मेरे पीछे से यादव धीरे से बोला। छटपटाहट में दोनों हाथों से गले पर से रस्सी खींचने की कोशिश की तो अपने ही नाखूनों से खरोंचें लगीं। ये किसी औरत का काम नहीं हो सकता। उठकर सीधा होता मैं बोला। फिर लगे क्लाइंट की हिमायत करने? नहीं, यूं गले में डोरी डाल के कसना ताकत का काम है, तजुर्बे का काम है। श्यामली तोशनीवाल में ऐसी ताकत, ऐसा तजुर्बा कहाँ रखा है? ये सरासर किसी मर्द का काम है। अब सुजीत रेहान का हिंट ड्रॉप कर रहे हो? वो तो प्री ड्रॉप्ड है। मैं बताता हूँ ये औरत का काम कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है बताओ? डोरी से इसका गला घोटने में मर्दाना ताकत का इस्तेमाल उजागर नहीं है। इसी वजह से डोरी गले में ना धंस पाई और इसी वजह से मरने वाले के प्राण तत्काल ना निकले। ये कैसे कह सकते हो? साफ दिखाई देता है। ये डोरी इसकी गर्दन के गिर्द कसकर छोड़ी दी गई थी और मकतूला ने इसको खोलने की, ढीली करने की भरपूर कोशिश की थी। उसी कोशिश में इसके गले पर, गर्दन पर खरोचों के खुद के बनाए निशान बने। जब वो इतनी स्ट्रगल कर सकती थी तो जाहिर है उसके प्राण निकलने में वक्त लगा था। कोहली, इसी वजह से मेड को लाश गर्म मिली थी। फंदा मकतूला के गले में 6:15 के बाद किसी वक्त कसा गया था, लेकिन प्राण उसके 7 के करीब, यानी मेड के यहाँ पहुँचने से ज़रा पहले निकले थे।
वो ठीक कह रहा था। क्या हुआ, बंद हो गई बोलती? यादव व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी निगाह पैनी होते हुए बेडरूम में घूमी। दरवाजे पर से बेडरूम का बुरा हाल पहले मैं देख ही चुका था। इस बार मुझे खुले बाहर फर्श पर गिरे पड़े दराज भी दिखाई दिए, और मैंने ये भी नोट किया कि वार्डरोब के तीनों दरवाजे खुले थे और कपड़े, जनाना पोशाकें बाहर बिखरी पड़ी थी, जैसे कि आताताई ने भीतर से बारी बारी एक एक कपड़ा निकाला हो, टटोला हो और बाहर फेंका हो। मैंने कबाड़ का बारीक मुआयना किया। यादव मूक दर्शक बना खड़ा रहा। गनीमत थी उसने मुझे टोकने की, दखलंदाज होने की कोशिश नहीं की थी। अपनी लंबी तलाश में एक चीज़ आखिर मेरे हाथ आई। कैमरा फोटोग्राफ्स की एक पुरानी खस्ताहार एल्बम जिसमें लगी तस्वीरें बदरंग हो चुकी थी। सर, तभी बाहर से एक हवलदार ने पुकार लगाई, जरा ये देखिए। यादव और मैं आगे पीछे बाहर ड्राइंग रूम में पहुंचे। हवलदार के हाथ में एक नन्हा सा गुलाबी रंग का जनाना रुमाल था, जिस पर मेहरून धागे से ST कढ़ा हुआ था। मेरे दिल ने दुकोता लगाया। मुझे वो वही रुमाल जान पड़ा जिसमें मुंह छुपाकर श्यामली पिछली रात मेरे फ्लैट पर सुबकती रही थी। फिर एकाएक मुझे एहसास हुआ कि यादव रुमाल को नहीं, गौर से मुझे देख रहा था। मैं हड़बड़ाया। मैंने खुद पर काबू पाया। क्या प्रॉब्लम है? वो अपलक मुझे देखता बोला। कोई नहीं, मैं भसक सुसंयत स्वर में बोला। मैंने तो समझा कि रुमाल पहचान में आ गया। ऐसी तो कोई बात नहीं। इस पर ST कड़ा है, जो कि श्यामली तोषनीवाल के प्रथम अक्षर हैं, और मकतूला के नाम के भी हैं, और हज़ारों नामों के भी मुमकिन हो सकते हैं, और किसी ST का रिश्ता इस केस में नहीं है। तुम्हें क्या मालूम? एल्बम क्यों थामे हो? देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो? अब देखने पर पता लगेगा। इधर लाओ। क्या? अरे दोनों देखते हैं ना। हो। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर अगल बगल 2 कुर्सियों पर बैठकर हमने एल्बम के पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ पृष्ठों के बाद बर्फ़ से ढके पर्वत शिखर, बर्फीले रास्ते और रास्तों पर चलते पर्वतारोही और शेरपा दिखाई देने लगे। नेपाल की तस्वीरें लगती है, मैं धीरे से बोला। दिख रहा है मेरे को, यादव भुनभुनाया। लेकिन किस काम की? मैं क्या जवाब देता। तस्वीरें नेपाल की हैं, इतने से तो एल्बम की मार्किंग का रिश्ता पहले मर्डर से या सुजीत रेहान से या शिव मंगल तोषनीवाल से नहीं जुड़ पाता। श्यामली से पहले से जुड़ा हुआ है। क्या बोला? मकतूला श्यामली को चिट्ठी लिखती थी। मोबाइल, SMS, ईमेल के ज़माने में चिट्ठी लिखती थी। तो क्या हुआ? इतना बड़ा डाक का महकमा चलता है तो लिखते ही हैं ना लोग बाग चिट्ठी। शौक से लिखती हो मकतूला भी, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्या? और क्या कह रहे हो? बाजरिया चिट्ठी मकतूला का रिश्ता श्यामली से जुड़ा है ना। श्यामली को जानती थी तो हस्बैंड को नहीं जानती होगी? जानती होगी, लेकिन मैं सामूहिक बात कर रहा था। नेपाल के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा था। सुजीत रेहान का वजूद 22 साल पहले था। 22 साल पहले भी वो तोषनीवाल पति पत्नी से वाकिफ़ थी। ये स्थापित होता नहीं दिखाई दे रहा। अभी बहुत पेज बाकी हैं, शायद आगे दिखाई दें। उम्मीद तो नहीं। मैं खामोशी से पन्ने पलटता रहा। एल्बम के एक पृष्ठ पर मैं ठिठका। उस पर 3 तस्वीरें लगी हुई थी। ये? मैं तनिक उत्तेजित भाव से बोला। बीच वाली तस्वीर देखो। क्या है? बहुत कुछ है, बल्कि सारा कुछ है। जो रिश्ता ढूंढ रहे थे वो है, देखो। उसने गौर से तस्वीर को देखा और तत्काल संजीदा हुआ। तस्वीर में 2 महिलाएं एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मार रही थी। बैकग्राउंड में बर्फ़ से ढकी पहाड़ी चोटियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तस्वीर बहुत पुरानी थी, उन दोनों महिलाओं की जवानी की थी, फिर भी दोनों उसमें साफ पहचानी जा रही थी। एक भीतर बेडरूम में मरी पड़ी थी और दूसरी श्यामली थी। यादव ने एल्बम में से वो तस्वीर उखाड़ कर अपने कब्जे में कर ली। रुको, मैं जल्दी से बोला। क्या है? इसे जरा हाथ में थामो, मेरी तरफ रुख करके। क्यों? अरे करो तो। उसने किया तो उसका अक्स मैंने अपने मोबाइल में उतार लिया। यादव ने एतराज़ करना चाहा, लेकिन फिर ख्याल बदल दिया।
उसने तस्वीर को सहज कर अपनी वर्दी की जेब में रख लिया। अब ये स्थापित हुआ, फिर बोला, कि मकतूला से तुम्हारे क्लाइंट का रिश्ता पुराना था, 22 साल पुराना था, नेपाल से बना चला आ रहा था। ये बात तुम्हारे क्लाइंट का रिश्ता मौजूदा मर्डर से जोड़ती है। मर्डर से नहीं जोड़ती, मर्डर्ड पर्सन से जोड़ती है। एक ही बात है, खामखा। जब वो यहाँ थी इस बाबत पहले बहस हो चुकी है। इस कत्ल के वक्त शामली या सफदरजंग की मोर्ग में थी या वसंत कुंज में अपनी कोठी पर थी। तोता अच्छा पकड़ा शामली ने। तोता? मैं? और कौन? अभी कत्ल का वक्त निर्विवाद रूप से निर्धारित नहीं है। कत्ल के वक्त के बारे में जो हमारा कयास है उसकी कंफर्मेशन होना भी बाकी है। कंफर्मेशन पोस्टमार्टम से होगी। लेकिन एल्बम को आगे पलट या फिर मुझे दे। मैंने वर्के पलटने शुरू किए। हम दोनों की निगाह हर तस्वीर पर थी, लेकिन कोई किसी दिलचस्पी के काबिल नहीं थी। आखिरी 4 पन्ने खाली थे और उनसे पहले के पन्ने पर सिर्फ एक तस्वीर थी, जो कि 10 साल की सुंदर लड़की की थी। वो बर्फीले माहौल का मुकाबला कर सकने लायक फर की लाइनिंग वाली चमड़ी की पोशाक पहनी थी और एक आंख से कैमरा लगाए जिसकी तस्वीर खींच रही थी। प्रत्यक्षतः उसके पास भी कैमरा था और वो उसकी तस्वीर खींच रहा था। दोनों एक की तस्वीर खींच रहे थे। वो बर्फ़ में खड़ी थी और उस तस्वीर के बैकग्राउंड में बर्फीले पर्वत शिखर थे। यादव ने उस तस्वीर में कोई रुचि ना ली और उस तस्वीर को आखिरी जानकर वो एल्बम से विमुख हो गया। लेकिन मुझे वो तस्वीर पहचानी सी लगी। उसी नन्ही लड़की की तस्वीर पीछे एल्बम के शुरू में मैंने मकतूला के साथ भी देखी थी, लेकिन तब मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तभी मेन डोर खुलने लगा और यादव की निगाह उधर गई। अपने मोबाइल से मैंने एल्बम के उस पृष्ठ की फ़ोटो खींची और फिर जल्दी से वो पहली तस्वीर तलाश करके उसकी भी फ़ोटो खींची। फिर मैंने यादव की निगाहों का अनुसरण किया। मेन डोर से इमरान डिप्टी भीतर दाखिल हो रहा था। इमरान डिप्टी एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला, उम्र में कोई 35 साल का हंसमुख व्यक्ति था, जो आदतन सजा धजा रहता था और वॉल्ट बस्टर लगने की जगह किसी बड़ी कंपनी का बिजनेस एग्जीक्यूटिव जान पड़ता था। किसी बात में उसका व्यक्तित्व मात खा गया था तो वो उसका कद था, जिसकी कसर वो एक्स्ट्रा हाई हील्स पहनकर पूरी करता था। कोई बात उसकी असलियत की पोल खोलती थी तो वो उसका लहजा और ख़ास ओल्ड दिल्ली वाली ज़बान थी। उस घड़ी वो एक टाइट जीन्स, गोल गले की स्कीवी और चमड़े की जैकेट पहने था और सिर पर चमड़े की गोल्फ कैप पहने था। वो काली पोशाक उसके सुथरे नए नश और गोरी रंगत के साथ ऐसी फब रही थी जैसे कि फिल्म स्टार सरीखा जान पड़ता था। उसने मेरा अभिवादन किया और फिर ख़ास मुसाहिबी ज़ुबान से यादव से संबोधित हुआ। आदाब अर्ज है हुजूर। यादव ने सहमति में सर हिलाकर आदाब कबूल किया। मेरे को नहीं मालूम था, हुजूर भी इधर जलवा अफरोज़ थे। वरना क्या? यादव सख्त लहजे में बोला। मैं नहीं आने का था। कोहली के कहने पर भी? हाँ, अब इतनी बड़ी गुस्ताखी तो खाकसार नहीं कर सकता था। इनका हुक्म तो खादिम के सर माथे है हमेशा। लेकिन उसने शिकायत करती निगाह से मेरी तरफ देखा। जनाब, बोलना तो था कि सरकार की हाजिरी थी। मेरे ख्याल से मैंने बोला था। नहीं बोला था जनाब। फिर तो सॉरी यार। कोई मुज़ायका नहीं जनाब। बोला होता तो, यादव से घूरता बोला, ना आता। बराबर आता हुजूर, सर के बल आता, लेकिन होशियार खबरदार होकर आता। अब बस का हुक्म सर माते हुजूर। अब खिदमत फरमाइए नाचीज़ के वास्ते। हम बेडरूम में पहुँचे। वहाँ यादव ने दीवार पर से मकतूला की तस्वीर हटाकर एक और रखी। वॉल सेफ देखी? मैं बोला। देखी। अब नाबीना तो मैं हूँ नहीं जनाब, काली कमली वाले के करम से। खोल सकते हो? उसने गौर से, संजीदगी से पार की निगाह से सेफ को देखा। कॉम्बिनेशन सेफ है कॉम्बिनेशन? इमरान भाई, कॉम्बिनेशन होता तो तुम्हारे को बुलाते। नहीं है। इस सेफ का खुलना बहुत ज़रूरी है और ये काम अभी करना है। ये तो गैर कानूनी काम है। छुपी निगाह से यादव की ओर देखता वो बोला।
मैं कैसे कर सकता हूँ? करना चाहूँ तो भी कैसे कर सकता हूँ? नप नहीं जाऊँगा। नप नहीं चुका तू पहले? यादव सख्ती से बोला। और इसी वजह से 3 साल जेल में काटे। इतनी जल्दी भूल गया? नाजायज़ काटे